हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एरेना, जहां पे आप सब पढ़ रहे हो क्लास 12 फिजिक्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, we also discussed some problems related to principle of superposition or force between multiple charges. Okay, so now we are going to discuss a new interesting topic: electric field. Electric field. Okay, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अगर दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाए तो दोनों के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था. ठीक है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है. ठीक है, और उस फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं with the help of Coulomb's law. ओके, अब बात आता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है विदाउट एनी कांटेक्ट, हाउ, कैसे दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन विदाउट कांटेक्ट वर्क कर रहा है. तो आ जाओ इसको समझने जरा सा. जैसे अगर मैं क्या करूं, इस मार्कर को एक सर्टेन हाइट पे ले जाकर ऐसे छोड़ देता हूं, तो ये कहां पे गिरेगा? जाकर अर्थ के सरफेस पे. ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि वो अर्थ के सरफेस पे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो आप बोलोगे अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच रही है. ठीक है, यानी कि अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है. ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं कि अर्थ बिना इसे पकड़े, यानी कि विदाउट कांटेक्ट, कैसे इसको अपने तरफ खींची, तो आप लगोगे सोचने, है ना? चलो ध्यान देना. तो आ जाओ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, क्लास 11 में. उसमें हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपने चारों तरफ स्पेस में क्या क्रिएट करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करने लगती है? अट्रैक्ट करने लगती है. ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. दैट क्लियर? ओके, ठीक ऐसे ही अगर कहीं पे मैं पॉइंट चार्ज को रख दूं स्पेस में किसी भी पॉइंट ओ पर, तो उसके आसपास का जो स्पेस है वो हो जाता है डिस्टर्ब. एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है और उस स्पेस को, यानी कि उसके आसपास का जो रीजन है, उस रीजन में इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि कह सकते हैं एक इसका इफेक्ट वर्क करने लगता है. और अगर इस रीजन में अगर हम दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं इसी रीजन में, तो ये इस पे लगाता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर हुआ? चलो, अब ध्यान देना यहाँ पे. ये जो रीजन है इस चार्ज के चारों तरफ, जिसके अंदर ये चार्ज जब आया तो अपने ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन जो एक्सपीरियंस किया, इस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. Is that clear? That means we can say the region around a charge where another charges experience a force, an electric force, is called electric field of that charge. उस चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, इस चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसके अंदर अनदर चार्ज हम लेकर आए, तो वो उस पे क्या एक्सर्ट करे? इलेक्ट्रिक फोर्स
तो इस रीजन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर हुआ? एज लाइक एज ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अर्थ। अर्थ के पास होता है अपना मास, और मास के वजह से ये क्रिएट करती है स्पेस में डिस्ट्रैक्शन, जो कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट क्लियर? ओके, सो लाइक masses, charged particle also create a field around it where another charges experience a force of attraction or repulsion. Is that clear? Okay, that field is known as electric field. Okay, so now we have to calculate how we can calculate electric field of this charge. तो यहाँ पे अगर हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एक अनदर चार्ज इसके आसपास जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में इंट्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस। ओके, सो अब यहाँ पे बात आता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, ये चार्ज यहाँ पे जैसे ही इंट्रोड्यूस किए वैसे ही ये चार्ज क्या करेगा? इसको इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करने का मतलब इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देगा? डिस्ट्रैक्ट मतलब चेंज कर देगा। और जैसे ही चेंज करेगा वैसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अराउंड बन रहा है वो चेंज हो जाएगा। सही है ना? चलो ध्यान देना। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है तो हमें इस चार्ज को बिना डिस्टर्ब किए एक अनदर चार्ज को लेके आना होगा, जो उस चार्ज को यानी कि इस चार्ज को कोई इफेक्ट ना पहुंचाए, यानी कि इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज ना कर पाए। और जब नहीं कर पाएगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज नहीं कर पाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज है एक फोर्स इसके द्वारा जो लगाएगा उसको फील करेगा। स्टार्ट क्लियर? ओके, अब क्या है कि हम ऐसा चार्ज लें जो इसको इंड्यूस ना कर पाए। अब इसके लिए क्या करेंगे? सोचो जरा, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसके लिए हम लोग करेंगे, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है इतना स्मॉल हो कि ये इसको इंड्यूस ही ना कर पाए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इस चार्ज का वैल्यू इतना स्मॉल हो कि इसका इफेक्ट इस चार्ज पे ना पड़ पाए, दैट मींस इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज ना कर पाए। स्टार्ट क्लियर? ओके, सो इस चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और हम इस चार्ज को क्या करने के लिए यूज किए हैं? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं उस चार्ज को बोला जाता है सोर्स चार्ज। क्या बोला जाता है बच्चों? सोर्स चार्ज। ओके, जिस चार्ज को हमने इंड्यूस किया है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। ओके, क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे? तो नेगेटिव चार्ज अगर हम जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इसको क्या करेगा? रिपल, और फोर्स का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, बाहर पुश करेगा। ठीक, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो साइंटिस्ट ने ये मिलकर डिसीजन लिया कि अगर हमको यहाँ पे या इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर करना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना हो, तो हमेशा क्या बात करेंगे? पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ताकि सबके लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे? सेम रहे। क्लियर? ओके, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा
वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए माना गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्जेस के लिए रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के क्या होता है, अलोंग होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे लगेगा और इससे ये पता चलेगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड है, जो हमारे आगे की प्रॉब्लम को क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स। सो फॉर कन्वीनियंस वी टेक ऑलवेज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इज दैट क्लियर? ओके, सो now we are going to define electric field mathematically. So mathematically, और इसका जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, the value of Q naught is so small so that it does not change the charge distribution of source charge. Is that clear? If this is clear, so we can say yes sir. चलो, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसका वैल्यू इतना स्मॉल हो कि ये इसको इंड्यूस ना कर पाए, यानी कि इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज ना कर पाए, इसलिए हम इसका वैल्यू लेते हैं एकदम से स्मॉल। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट P। सो यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग डिफाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैथमेटिकली वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं E से। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने जैसे ही Q नॉट चार्ज यहाँ पे रखा तो इस चार्ज पे ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस पॉइंट पे, जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा चार्ज, ये चार्ज Q नॉट, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, or we can say the force experienced by unit positive test charge in electric field is called electric field of source charge. Is that clear? Okay, now electric field is a vector quantity. ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है बच्चों, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कहाँ होता है, तो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट क्लियर? इट्स डायरेक्शन is always along the direction of force. Okay, so now we are going to discuss its unit, since it is a scale is vector quantity और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर इसको मेजर करना है तो इसके पास इसका यूनिट होना चाहिए ना। तो कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, वैसे ही फोर्स को भी मेजर करते हैं न्यूटन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, आइए इस पे डिस्कस करा जाए। और ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए एक बार और आ जाइए यहाँ पे। कोई भी पॉइंट चार्ज है, जैसे ही स्पेस में वो प्रोड्यूस होता है या कहीं से रखा जाता है, तो वो अपने आसपास के रीजन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, कह सकते हैं एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब उस
रीजन के अंदर अगर कोई अदर पॉजिटिव चार्ज अगर आया या कोई नेगेटिव चार्ज आया तो वो क्या फील करता है, एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एज वी नो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। सो ये जो रीजन चार्ज के चारों तरफ बन रहा है उसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट क्लियर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्किप कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे वर्क कर रहा है दो चार्जेस के बीच में हम लोग समझ नहीं पाएंगे। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट कैसे लगा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लग क्यों रहा है, ये डिफाइन हो सकता है। स्टार्ट क्लियर। ओके, सो नहीं ये लिख दिया। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में आपको याद रखना है कि ये हमेशा फॉर आवर कन्वीनियंस हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ओके, इसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ Q नॉट इज सो स्मॉल सो दैट इट डज नॉट चेंज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अलग अलग स्पेस में अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उन पे इफेक्ट नहीं करता, ना करे, इसलिए हम लोग Q नॉट का वैल्यू एकदम से क्या लेते हैं, स्मॉल। ओके, अब यहाँ पे मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स experienced by unit charge is called electric field of this charge। मतलब इस पॉइंट पे force experienced by unit charge at a point near a source charge is called electric field of source charge at that point। Start here। Okay, अब यहाँ पे बात आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस इक्वेशन को मैं इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन वेक्टर फॉर्म we can write vector E is equal to vector F by Q naught। Start clear। आप बोलोगे ओके सर, यस सर, इट इज क्लियर, सो वी कैन गो हेड। अब ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, दिमाग को लेकर बैठना है साथ में, तभी जाके ये समझ आएगा। और अगर दिमाग कहीं और है तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो बच्चे, आ जाओ। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली और वी कैन से कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता। और वी कैन से ये जो इक्वेशन है अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हो सकता है कि कहीं पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाए या आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस टर्म इस रिलेशन में आया है ये जो Q नॉट, इसके बारे में हमने इस इक्वेशन में कहीं पे नहीं लिखा है, तो इसलिए इस इक्वेशन से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट क्लियर। यहाँ पे Q नॉट के बारे में हमको लिखना होगा कि Q नॉट यहाँ पे आखिर है क्या, है ना, मतलब इसके वैल्यू के बारे में लिखना होगा, तभी जाके हम इस डेफिनेशन को एग्जैक्टली लिख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो नोट पॉइंट ये याद रखना है बच्चों। चलो ध्यान देना, हमने कहा कि जो Q नॉट का वैल्यू है इतना स्मॉल हो कि ये सोर्स चार्ज के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट ना कर पाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट, और इसको हम लिख देंगे इन वेक्टर फॉर्म। और जैसे ही ये इक्वेशन लिखेंगे वैसे ही ये इक्वेशन एकदम से करेक्टली डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है उसका वैल्यू एकदम से क्या होना चाहिए, स्मॉल। Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है एकदम से 0 ना हो बट 0 के आसपास हो, लाइक दिस Q नॉट इज इक्वल टू 0.000001 माइक्रो कूलॉम। अगर मैं ये लिख देता हूँ तो ये जो चार्ज है इसका जो वैल्यू है एकदम से लाइक 0 ही तो मान सकते हैं अप्रोक्स, लेकिन है नहीं 0, ठीक है ना। तो एकदम से 0 नहीं होता, अगर 0 हो जाए तो
अगर जीरो हो गया तो अगर बाई चांस क्यू नॉट का वैल्यू जीरो ले लें तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे, कहीं पे भी ई इज इक्वल टू क्या आएगा एफ बाई जीरो, वो अनडिफाइंड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और वी कैन से इनफाइनाइट। सेट क्लियर। और इनफाइनाइट का मतलब है किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनफाइनाइट, जो कि क्या होता है इम्पॉसिबल। दैट क्लियर। अलग अलग चार्जेस अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, लाइक अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे आसपास का मून जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रेविटेस उसकी जो ग्रेविटी होती है अर्थ की ग्रेविटी से क्या होती है 1/6 टाइम्स। ओके, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अलग है और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अलग है। दैट क्लियर? ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो जरा बच्चों। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का यूनिट अगर मेजर करना है तो ये आप देखो कि वो क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे मैं ये यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि फोर्स और चार्ज के रेशियो के बराबर है। सो वी कैन राइट यूनिट ऑफ चार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to unit of force upon unit of charge, unit of force upon unit of charge. Okay, so we can write unit of force is Newton and unit of charge is Coulomb, Newton per Coulomb. Okay, इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं वोल्ट पर मीटर। अब ये कहाँ से आया, तो इसको जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो वहां पे इस यूनिट का मतलब समझ आएगा कि ये यूनिट कहाँ से आया है। ठीक है, चलो बच्चों। अब ध्यान देना, यहाँ पे यूनिट तो निकल गया, चलो। और अगर यूनिट निकल गया तो आपको पता होना चाहिए यूनिट के साथ साथ एग्जाम में डायमेंशन के बारे में भी पूछता है। सो हाउ वी कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हम आपको क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में आना होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। जो आप सोचे होंगे कि ये चैप्टर अब कभी यूज होने वाला नहीं है, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और जब भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, कैसे मेजर किया जाता है ये सीखते हैं, और उसके यूनिट के बारे में कि किस यूनिट में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जैसे यूनिट आपने निकाला किस पे किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन dimension of charge, and we know that dimension of force is mlt minus 2, and dimension of charge is, since we know that charge is equal to current into time, so charge का dimension क्या होगा, ampere into second, so we can write t at, that here. Okay, so we can write at is equal to ml t टू दी पावर 1 माइनस 2, 1 ऊपर गया, t टू दी पावर माइनस 3, a ऊपर जाएगा, a टू दी पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट हियर,
चलो बच्चों, अगर क्लियर हो गया, आई होप कोई डाउट नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं तो समझ तो आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये वैसा ही, ठीक वैसे ही है जैसे आपके रूम में अगर कोई परफ्यूम का बॉटल हो और उसका कैप खुला हो, तो क्या होता है, परफ्यूम का जो स्मेल है रूम में धीरे धीरे फैलता जाता है और जैसे जैसे आप बॉटल के तरफ जाते हो वैसे वैसे उसका जो स्मेल का स्ट्रेंथ है वो तेज होने लगता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। कोई चार्ज किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, अनदर चार्ज इसके पास आता है, जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर जो लगने वाला है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। सेट क्लियर? ओके, चलो। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करता है, कितना लगता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक पॉइंट चार्ज और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी कंसीडर कर लेंगे। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज फाइंड करना है। बताओ कैसे फाइंड करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे वैसे ही ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं बाय कूलॉम्स लॉ। कितना? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ we know that F is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, q naught upon r square, ऐसा हमको पता है। सो अब अगर पता हो गया इस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स अपॉन दिस चार्ज कर दे। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, सो वी कैन राइट दिस अपॉन क्यू नॉट। ओके, 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square by q naught will be cancel out, so we get E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। स्टार्ट हियर। ओके, क्लियर है तो ठीक है। चलो बच्चों, अब ध्यान देना है यहाँ पे, यानी कि मैं ये कहूँ कि कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये चार्ज q है और डिस्टेंस यहाँ से कितना है, r है, तो आप बोलोगे कितना, 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई टेस्ट चार्ज नहीं दिख रहा है, तो बिना टेस्ट चार्ज के भी हम बता सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलॉम का रखा हुआ है और इस पॉजिटिव चार्ज से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी विल यूज दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू का वैल्यू रख देंगे 4 माइक्रोकूलॉम, तो 4 माइक्रोकूलॉम में दिया है तो इसको पहले हमको चेंज करना होगा। एज यू नो इट विल बी 10 to the power -6 and distance square. So here distance is 2 centimeter, but in centimeter, so we have to change this in meter, 10 to the power -2, and here this is square, so यहाँ पे हो जाएगा whole square। So E is equal to
the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power minus 6 upon, this is the square, so 2 2s are 4 and 10 into 10 to the power minus 2 2s are minus 4. Is that clear? Okay, 4 will be cancel out, so we will get E is equal to 9 into, अब यहाँ पे 10 टू द पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 और ये 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर आएगा प्लस 4, 3 प्लस 4 हो जाएगा 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलॉम। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आप बोल सकते हैं यस सर, और अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नो सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। और अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो भी आप उस स्टेप के बारे में लिख सकते हैं। ओके, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज फॉलो और subscribe my channel and press the like button. Okay, so अब बात आता है इस फॉर्मूले में मैं देखूं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, so if we will increase the distance from point source then E will be increase, is that clear? And if we will increase the distance from point source then E will be decrease, R को increase करेंगे तो E होगा decrease, ऐसा दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम E वर्सेस R ग्राफ ड्रा करें तो क्या आएगा? इसके लिए R को मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगा और E को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये अगर पॉइंट P यहाँ पे होता है तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे ओरिजिन से जस्ट बात यानी कि डिस्टेंस पे क्या होगा मैक्सिमम, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो हियर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये है ग्राफ E वर्सेस R का। यहाँ पे देख इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो R जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट क्लियर? ओके, सो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछता है तो क्या आप बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लो। पॉइंट चार्ज जैसे कंसीडर किए, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ के स्पेस को डिस्ट्रैक्ट यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एक्टिव कर देगा। अब उस स्पेस के अंदर कोई अनदर चार्ज हम लेकर आएंगे तो वो उस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उन चार्जेस के नेचर पे। ठीक है, तो वो जो रीजन है जो चार्ज के चारों तरफ लग रहा है उसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट क्लियर? ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप नोट्स मिल जाए क्लास 12 फिजिक्स का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, मल्टीपल ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि कहीं पे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हो और उसके अंदर एक चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, या बाकी अदर चार्जेस एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहे हो, बना रहे हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेट इन नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही, बाय।